मैं उसकी अपनी तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज कुछ बोलने के पहले मैं हमारे पायलट्स जिन्होंने LCA Mark 1A, HTT 40 और 230 MKI जब वो फ्लाइंग कर रहे थे तो मैं बहुत ही गौर से बैठे हुए उन्हें देख रहा था। इस शानदार फ्लाइंग के लिए मैं ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल, ग्रुप कैप्टन प्रत्युष अवस्थी, खड़े हो जाइए, ग्रुप कैप्टन प्रत्युष अवस्थी, Su-30 और Su-30 MKI के YNK रथ, विंग कमांडर YNK रथ, गुड, कांग्रेचुलेशन, और विंग कमांडर श्री संजय वर्मा, मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देखा कि कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जब श्री प्रभु राम का भजन हो रहा था, श्रेया जोशी ने बहुत ही अच्छी तरह यह भजन प्रस्तुत किया है। मैं श्रेया को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं और मुझे किसी ने बताया कि श्रेया जोशी का जन्मदिन भी है। यहां श्रेया नहीं है क्या? वहां पर कहां है? ओ वहां बैठे। बेटा तुम्हारे लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मेरे साथियों, आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की 3rd प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT 40 एयरक्राफ्ट की 2nd प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर मुझे नासिक की इस पवित्र भूमि पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। नासिक का जहां तक प्रश्न है, नासिक की धरती अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं, जहां भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया। हालांकि साथियों, नासिक की यह भूमि केवल आस्था की नहीं है, श्रद्धा की ही नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंट और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है। यहां एक और आस्था है तो वहीं दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT 40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है, यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। साथियों, नासिक में स्थित HAL का भी अपना एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री है, स्वर्णिम इतिहास है। कभी यहां MiG-21 और MiG-27 जैसे दिग्गज फाइटर जेट्स का निर्माण और ओवरहाल होता था, और आज यह संस्थान मॉडर्न सुखोई 30 और जेट्स का प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है,
जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। साथियों, ये कैंपस मैं मानता हूं कि एक महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो मेरे जेहन में वह पूरी यात्रा भी चल रही है जिसकी शुरुआत हमने 2014 से की है, और आप सबने तो डिफेंस सेक्टर में भारत की बदलती भूमिका को साफ साफ अपनी नंगी आंखों से देखा है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है, और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की सोच कोई आज की नहीं है। 10 साल पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हालांकि उस समय हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी यह समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था और हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर हुआ करते थे। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कोई खास भागीदारी नहीं थी। सब कुछ केवल पब्लिक सेक्टर पीएसयूज तक सीमित था। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी पर्याप्त फोकस जितना होना चाहिए वो नहीं था। यही कारण था कि क्रिटिकल इक्विपमेंट और कटिंग एज सिस्टम्स के लिए हमें बाहरी देशों की ओर नजर उठाकर देखना पड़ता था, जिससे न केवल कास्ट बढ़ती थी बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी पैदा होती थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती थी, और इसी चुनौती ने हमें सोच और नए रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। साथियों, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाया है बल्कि इंडिजनाइजेशन की कमिटमेंट को मजबूती भी दी है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2014-15 में यहां हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,429 करोड़ हुआ करता था। वहीं आज 2024-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। और यह सब भारत के अंदर जो करिश्मा हुआ है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे लोगों का है। मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे लोगों का है। यह केवल फैक्ट्स नहीं है बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे देश की यह आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की एक उड़ान है। इसी तरह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो कभी अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ से भी कम हुआ करता था, आज वह रिकॉर्ड 25,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और मैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री में हमारी टीम जिस जील के साथ और जिस मिशन के साथ काम कर रही है,
2029 आते आते हम इस फिगर को ले जाना चाहते हैं 3 लाख करोड़ रुपए तक का।